गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। तो बेटा आज जो हम लेक्चर लेके चल रहे हैं उस लेक्चर में आप देख रहे हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट वुड हैपन टू द चार्ज, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स exert over the charge when the charge is within the electric field और when the charge is within the magnetic field। तो क्या होगा उसको। तो पहला केस मैं चल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पर होगा तो उस समय क्या होगा। मान के चलिए कि ये स्पेस जो है, इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, और जिसकी डायरेक्शन जो है इस साइड पे है। अगर जहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड के ऊपर है या नेगेटिव चार्ज इस फील्ड के ऊपर है, चार्ज तो दो ही हैं, दोनों चार्ज हो सकते हैं। तो मान के चले क्यू चार्ज अगर इस फील्ड पर है तो उस क्यू चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट आएगी और क्यू चार्ज जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, है ना। और नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर भी फोर्स आएगी, वो जो है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो जो भी फोर्स आ रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स आएगी और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स आएगी। और फोर्स आएगी कितनी, आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज कितना है और जिस फील्ड पर है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। चार्ज कितना है और जिस फील्ड पर है उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनमें इक्वल फोर्स ही आएगी, लेकिन सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। अदरवाइज ये इक्वल फोर्स ही उस पर आएगी। अब हम ये निकालेंगे कि किस फोर्स आने के बाद उसका पाथ क्या रहेगा। तो पाथ फॉलोड बाय द चार्ज, पाथ फॉलोड बाय द चार्ज विदन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स आने के बाद जो चार्ज है, ठीक है, उसका पाथ क्या रहेगा, किस टाइप का पाथ रहेगा। क्या वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, जहाँ कोई पैराबोला शेप आ जाएगा, जहाँ सर्कुलर शेप आ जाएगा, जहाँ कोई और शेप होगी, उसे आप निकाल लें। तो मान के चलें कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, नहीं, ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, इधर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास ले लिया मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जहाँ पे हमारे पास फील्ड के बीच में जो गैप है उस गैप को मैं डी ले लेता हूँ। तो मान के चलो कि इस पॉइंट पर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ओ ले लेता हूँ और जहाँ पे ये क्यू चार्ज है, पॉजिटिव वाला चार्ज क्यू, जैसे चार्ज ये इस फील्ड के अंदर आएगा और इस चार्ज पर फोर्स आ जाएगी, उस फोर्स आने से ये चार्ज क्या करेगा, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव तरफ मूव करेगा, है ना। और मान के चलो कि फील्ड की प्लेट्स जो हैं, जो इन पे चार्ज है, उनको क्रॉस करते करते वो वर्टिकली कितना मूव कर जाता है बाई, और हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर जाता है, मानकर चलिए एक्स, है ना। तो स्टार्टिंग में ये चार्ज जो है आपने बोला कि रेस्ट पे है, और जैसे ही फील्ड यहाँ से शुरू होती है, जैसे फील्ड के अंदर आया उस पर फोर्स आ गई, है ना। किस तरफ फोर्स आएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स आएगी। और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मानकर चलिए कि हमारे पास जो है इस समय पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, तो हमारे पास इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ये परपेंडिकुलर ही चल रहा है। और उसके बाद ये हमारे पास, अगर हम कह रहे हैं कि ये स्क्रीन है और स्क्रीन पे ये इस पॉइंट पर
स्ट्राइक किया इसने, है ना। मानकर चले कि ये फील्ड नहीं होती तो ये चार्ज यहाँ से मूव करता और ठीक इस पॉइंट पर स्ट्राइक करता स्क्रीन पे। लेकिन फील्ड के अंदर जैसे ही चार्ज क्रॉस हुआ, जिसके कारण क्या हो गया, चार्ज जो है उसका पाथ चेंज हो गया और फील्ड तक, जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस नहीं करता तब तक बाई वर्टिकली डिस्टेंस कवर कर चुका है जो, और एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर कर चुका है। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स एंड वाई बी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल distances covered by the positive Q charge within the plates, है ना। कौन सी प्लेट्स, जिन प्लेट्स पे चार्ज है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन पा रही है ना। नाउ अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना होगा और मान के चलें जहाँ से जहाँ तक वो टी टाइम लगा रहा है ना, लेट पॉजिटिव क्यू टेक्स टी टाइम टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसका मतलब हो गया टी टाइम तक वो फील्ड के अंदर है, टी टाइम तक उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x आ गया और वर्टिकल डिस्टेंस पाई आ गया। नाउ अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, तो जिसे मैं x लिख रहा हूँ, है ना। सपोज दिस चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी u, तो वेलोसिटी इनटू t। अगर मैं जहाँ से t निकालना होगा तो दिस इज x upon u, है ना। या जैसे आपने 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था, बिल्कुल वैसे ही। एंड वर्टिकली डिस्टेंस कवर्ड, तो एक फार्मूला हमारे पास है y इजकल टू, ये हमारे पास ut प्लस 1/2 a² y इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, तो ये हमारे पास सिर्फ हमारे पास बनेगा 1/2, तो दिस इज a², y इजकल टू हाफ a², है ना। बट अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स आ रही है, चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, F जो है वो ma होता है, इट मीन्स QE। अगर हम a की वैल्यू निकालें तो QE अपॉन m, ये a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, देयरफॉर y इजकल टू हाफ a इज QE अपॉन m, और t² फर्स्ट से आपने x अपॉन u जो है t की वैल्यू पुट कर ली, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज QE अपॉन 2mu² इंटू x²। तो ये चीज़ आप कांस्टेंट लेके चले, इट मीन्स kx²। तो आप देख पा रहे हैं इस टाइप का इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की होती है। तो आपने एक चीज़ क्लियर कर दी कि चार्ज ऑलवेज फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो उस पर फोर्स भी आएगी और उस वजह से वो चार्ज जो पाथ फॉलो कर रहा है वो पैराबोलिक पाथ होगा, राइट। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसी तरीके से अगर मान के चलिए कि हम फोर्स एक्टिंग क्यू विदिन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, उस हमें कितनी फोर्स आती है। तो मान कर चले कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है ना, और ये एक चार्ज है क्यू। अगर ये चार्ज मूव कर रहा है विद पर्टिकुलर वेलोसिटी v बाय मेकिंग सम एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना के ये मूव कर रहा है। लेट क्यू मूव्स
with velocity v by making an angle theta with respect to field lines. Field lines means direction of magnetic field, है ना। एक इस तरफ फील्ड लाइन है तो अंडरस्टूड है कि जहाँ पे डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो हर जगह पे इस लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इसी तरफ आएगी, तो एंगल थीटा बना रहा है। इस केस में देन फोर्स एक्सर्टेड ओवर द चार्ज क्यू विल बी, तो आप याद रखिए तब चार्ज पर कितनी फोर्स आएगी, चार्ज कितना है क्यू, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किस मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। अगर हम इसकी डायरेक्शन भी देनी होगी तो वे कोई जब क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो साइन थीटा आता है, दिस इज, तो दिस यूनिट वेक्टर gives the direction of force, है ना, exerted on Q, कि जो भी चार्ज Q पर फोर्स आ रही है उसकी डायरेक्शन जो है आप इस यूनिट वेक्टर से देंगे। लेकिन अब ये क्वेश्चन देखना है कि क्या ज़रूरी है कि एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पे है उस पर फोर्स आएगी, है ना। तो ये तो बिल्कुल यही बात होगी, क्या ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट जो है क्लासरूम में चला गया तो उसको समझ आ जाएगी। तो पहले नंबर तो ये कि स्टूडेंट को किसी चीज़ की, किसी टॉपिक की समझ आने के लिए उसे क्लासरूम में जाना होगा, लेक्चर को सुनना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ केसेस लेके चल रहा हूँ कि मान के चलिए कि पहला केस मैं लेता हूँ कि वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी मीन्स क्यू इज़ एट रेस्ट, है ना। तो जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ज़रूर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज इसके ऊपर ज़रूर है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है ना। तो तब आप देख रहे हैं कि किसी टाइप की फोर्स नहीं बनेगी। जब वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगी, तो जब एक पैरामीटर जीरो होने से सारी की सारी फोर्स जीरो हो जाएगी, तो नो फोर्स एट ऑल। तो एक चीज़ तो जहाँ पे क्लियर कर दिया आपने कि चार्ज पर फोर्स आने के लिए चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रेस्ट में नहीं होना चाहिए, रेस्ट में नहीं होना चाहिए, इट मीन्स चार्ज जो है मूव करना चाहिए, है ना। तो जब चार्ज मूव नहीं करेगा उस पर किसी टाइप की फोर्स जो है वो नहीं आएगी। अब मैं सेकंड केस ले लेता हूँ। तो मैंने सेकंड केस क्या ले लिया कि सपोज कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है, है ना। इसका मतलब हो गया चार्ज मूव कर रहा है और थीटा वो है वो 0 डिग्री है ना। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो चार्ज जो है वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, है ना। तो इस केस में थीटा 0 ही माना जाएगा। तो अगर हमारे पास थीटा 0 है तो अंडरस्टूड है साइन 0 वो है 0 हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि फोर्स में साइन थीटा है, तो साइन थीटा जब ये 0 आ रहा है तो इस केस में भी फोर्स हमारे पास नहीं होगी। तो एक चीज़ और हमारे सामने आ रही है। तो पहला तो ये कि चार्ज जो है वो रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, है ना। और दूसरा ये कि मोशन पे तो होना चाहिए लेकिन जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं होना चाहिए। क्या कोई और एंगल भी है? तो हम एक और देख लेते हैं कि हमारे पास चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन 180 डिग्री पे मूव कर रहा है। 180 डिग्री का मतलब हो गया फील्ड अगर इस तरफ है तो चार्ज जो है वो मूव कर रहा है लेकिन फील्ड के बिल्कुल अपोजिट मूव कर रहा है। तो जब 180 की वैल्यू साइन की फिर से 0 हो जाती है तो इसका मतलब हो गया फोर्स फिर भी नहीं आएगी, है ना। तो ये सीधी सीधी बात ये होगी कि पहले नंबर पे कि एक स्टूडेंट को समझ कितना आएगा, पहले नंबर पे ये कि वो स्टूडेंट जो है क्लासरूम में जाना चाहिए, है ना, और लेक्चर सुनना चाहिए। दूसरा ये है कि दिस डजंट मीन कि स्टूडेंट क्लासरूम में है और उसको समझ आ जाएगी। मान के चले कि क्लासरूम में जाके सो गया वो, तो हम तो ये नहीं बोलेंगे ना क्लासरूम में नहीं है,
तो क्लासरूम में तो है लेकिन सोया हुआ है ना, जहाँ कान बंद करके आंखें बंद करके बैठा हुआ है, या बोर्ड जिस तरफ बोर्ड है उसके दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है कान और आंखें बंद करके, तो किसी टाइप की स्टूडेंट क्लास में होने के बावजूद भी उसे समझ नहीं आएगी। ऐसे ही हमारे पास एक चीज़ तो पहले क्लियर है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि जो चार्ज है दैट शुड बी इन मोशन, और मोशन में से दो मोशन आपने डिस्कस कर लिए, पैरेलल टू द फील्ड और एंटी पैरेलल टू द फील्ड नहीं होने चाहिए। अगर इस तरीके से वो मूव कर भी रहा है तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं आएगी। तो आप एक बीच का केस लेके चलते हैं कि मान के चलिए कि 90 डिग्री की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिस तरफ है लेकिन चार्ज बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ना, 90 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है। तो एज यू नो साइन 90 की वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी। सॉरी, इस केस में जो उस पर फोर्स आनी है वो फोर्स इतनी आनी है, और ये फोर्स सबसे मैक्सिमम फोर्स मानी जाएगी। इस फोर्स को लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलेंगे मैग्नेटिज्म में, है ना। बेसिकली लॉरेंट्ज फोर्स तो होती है टोटल फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स को छोड़ दे, मैग्नेटिक फील्ड के केस में टोटल फोर्स मैक्सिमम फोर्स इतनी आएगी, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें फॉर एनी एंगल, है ना, किसी भी एंगल पर, लेकिन वो एंगल क्या नहीं होना चाहिए, 0, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो उस पे फोर्स कभी भी 0 फोर्स नहीं होगी, उस पे फोर्स आएगी और वो फोर्स जो है मैक्सिमम भी नहीं होगी, मैक्सिमम इसी एंगल पे होगी, है ना, तो उस पे फोर्स आएगी। तो एक चीज़ क्लियर होगी कि एक चार्ज पर फोर्स आने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज द चार्ज मस्ट बी इन मोशन, एंड सेकंड point which is necessary, the charge, the motion of the charge, the direction of the charge must not be parallel or anti-parallel to the field, right? Our direction of the force is given by Fleming left hand rule, है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि मान के चलिए इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इस तरफ चार्ज जो है मूव कर रहा है ना, और जो भी फोर्स आएगी हमारे पास वो फोर्स जो है वो ये रहेगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या, मैग्नेटिक फील्ड हम सेंटर फिंगर से रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज, देन थंब वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्सर्टेड फोर्स, है ना। बट प्लीज़ मेक श्योर कि हम अपने लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, राइट हैंड की नहीं। तो लेफ्ट हैंड में जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ आप सेंटर फिंगर ही रखें, जिस तरफ चार्ज मूव कर रहा है ना, उस तरफ आप अपनी फर्स्ट फिंगर ही रखें। तो जो भी हमारे पास थंब की डायरेक्शन होगी ऑटोमेटिकली वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच।